नमस्कार, मेरा नाम रवि मीणा है और मेरी इस बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 694 रैंक है। हिंदी मीडियम से मैंने एग्ज़ाम दिया था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बैकग्राउंड में मैंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। मई 2016 में पास आउट था। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। उस स्टोरी को बताने का मूल उद्देश्य ये है कि उसमें बहुत सारे मोटिवेशन और बहुत सारी जो सिविल सर्विस की तैयारी में परेशानी आ सकती हैं वो छुपी हुई हैं। तो जैसे ही मैं मई 2016 में यहाँ मुखर्जी नगर में आया था तो मैंने पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग हिंदी मीडियम में सर्च की थी। तो एक दो कोचिंग्स में गया था लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में सोचना छोड़ दिया और प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी। और ढाई महीने मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की और मेरा प्रीलिम्स में जीएस में मेरा अच्छा स्कोर था। लेकिन सीसेट में मैं सोचा कि मैं इंजीनियर हूँ और बहुत आराम से सीसेट हो जाएगा। तो नींद में बिल्कुल पेपर कर रहा था। 40 क्वेश्चन मैंने शायद अटेम्प्ट किया था और उनमें भी मैं टिक नहीं लगा के लाया था कि मैं भरा क्या है। और तो फिर घर आके देखा तो एक आध क्वेश्चन गलत लग रहे थे। तो मैं श्योर नहीं था कि हो जाएगा या नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने डरा दिया था कि हिंदी मीडियम में पोल साइंस में रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं घर चला गया था कि बाद में आके ऑप्शनल चेंज करेंगे, शायद प्रीलिम्स में अपना नहीं हो रहा है। लेकिन लकीली 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया तो मेरा प्रीलिम्स में हो गया था। और उस 1.5 महीने के दौरान मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था मोर और लेस। तो जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो मैं और ज़्यादा डर में आ गया कि अब तो मेंस नहीं हो पाएगा। कुछ पढ़ा ही नहीं, ऑप्शनल 0 था। तो यहाँ पे मैं पीयूष चौबे सर के पास आया और उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया, कुछ सेलेक्टेड एरियाज बताए पोल साइंस में। और उसके बाद मैंने उनको अपने आंसर्स दिखाए। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, ना जीएस के लिए ना पोल साइंस के लिए। बस उन्हीं से अपने आंसर्स चेक करवाए थे, फीडबैक लिया था और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मेंस से पहले मैंने केवल पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 का सेक्शन 1 ही कंप्लीट किया था। कोचिंग में केवल 25% कोचिंग की थी, बाकी कोचिंग मेंस के बाद की थी। वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था मेंस के बाद भी। तो ये स्टोरी थी। इसमें 2-3 बातें छुपी हुई हैं। एक तो खुद के ऊपर विश्वास ना होना कि मेरा हो जाएगा। दूसरा कि लोगों के बहकावे में आ जाना कि पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आते। इतनी तैयारी के बाद मेरे पॉलिटिकल साइंस में 243 नंबर थे, जो कि काफ़ी डिसेंट मार्क्स हैं। और तो इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को घबराना नहीं है। और सिविल सर्विस की तैयारी में बहुत अनिश्चितताएँ होती हैं। तो खुद पर विश्वास रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है। और रिजल्ट अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा आएंगे। अगर मैं 1.5 महीने अपने बर्बाद नहीं करता तो शायद और बेटर रिजल्ट हो सकता था। तो ये मेरी स्टोरी का वो था। और दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया था, समय नहीं था। कॉलेज में मैंने कुछ आंसर राइटिंग्स की थी। तो ये है कि कम पढ़ के और अच्छा लिख के जितना आपके पास नॉलेज है उसको एक अच्छे तरीके से पेपर में प्रस्तुत करने पर भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, ये मैं बताना चाहता था। तो पढ़ाई से ज़्यादा आपका प्रस्तुतिकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह से कोहेरेंट और आप इंटरकनेक्टेड स्टडीज कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और तो यही मेरी स्टोरी का उद्देश्य था। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कई लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं और कई लोग 3-4 अटैम्प्ट में निकालते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो मेरी जितनी अभी तक समझ हुई है उसमें यह है कि 2-4 चीज़ें गुण, उनको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एप्टीट्यूड चाहिए होता है सिविल सर्विसेज के लिए। और उनमें 2-4 चीज़ ऐसी हैं कि जैसे एक्सप्रेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो सोशल साइंस है इनमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और हार्ड वर्किंग तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। आत्मविश्वास एक बड़ा फैक्टर है। और चीज़ों को इंटरकनेक्टेड और आत्मसात करके हमको पढ़ना चाहिए ताकि कोई नींद में भी हमसे कुछ पूछे तो हम 10-20 लाइन उस टॉपिक पर बोल सकें। और एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, लिबरल और टू द पॉइंट आंसर। ये टू द पॉइंट एक बहुत काम की चीज़ है। इसका मतलब है कि काम की चीज़ पर ही ध्यान देना, केवल फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। तो ये इम्पोर्टेंट है। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन मैंने वहाँ पे जो ख़राब पेज थे उनको बिल्कुल अनफॉलो और ब्लॉक कर रखा था। जैसे हिंदी मेरा मीडियम था, लेकिन हिंदी के सारे न्यूज़पेपर्स मैंने अनफॉलो कर रखे थे। उसका कारण ये था कि वो ऐसी चटपटी खबरें दिखाएंगे कि आपका मन भी नहीं करेगा, तब भी आप उस पर क्लिक कर लोगे और अपना 10-20 मिनट बर्बाद कर दोगे। तो केवल अंग्रेजी के न्यूज़पेपर और अच्छे ब्लॉग्स और कुछ अच्छे जर्नलिस्ट, इन लोगों को मैंने फॉलो किया था और कुछ अपने खास दोस्तों को केवल फॉलो किया था और वो चीज़ काम आई। उसमें मेरी जो फेसबुक थी वो आधा न्यूज़पेपर थी मेरे लिए, और उसमें मैं मज़े में आधी चीज़ें वैसे ही पढ़ जाता था। जैसे इस बार एक सवाल आया था GS1 में कि
भारतीय जो विविधता है उसको ग्लोबलाइजेशन किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो एक ऐसा सवाल था कि मैंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, कॉलेज में 2-4 कोर्सेज किए थे, लेकिन ये चीज़ मैंने टच नहीं की थी। लेकिन एक ब्लॉग पर मैं फेसबुक पर स्क्रॉल करते समय ये सारी चीज़ें पढ़ा था कि जो साउथ का डोसा है वो दिल्ली में खाया जाता है, या पंजाबी गानों के बिना हिंदी की फिल्में अधूरी रहती हैं और लोग बेंगलोर तक जॉब करने के लिए जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। क्रिकेट किस तरह से जोड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आंसर्स में लिखी थी। और उसके बाद मैंने मॉडल आंसर्स देखे थे कई कोचिंग्स के, तो मोरलेस यही चीज़ें थी। तो इन चीज़ों का इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो एक्सप्रेशन स्किल्स की मैंने महत्व बताया, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनमें एक जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत बड़ा होता है। कई लोग कॉलेज से कर रहे हैं, कई लोग जॉब में कर रहे हैं, कई लोग डिवोट होकर कर रहे हैं 2-3 साल। तो जो कॉलेज वाले लोग हैं वो कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटीज़ होती हैं, डिबेटिंग सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें डिस्कशंस कर सकते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी जो ये स्किल्स हैं, एक्सप्रेशन स्किल्स अच्छी विकसित होंगी। मैं भी अपने कॉलेज के हिंदी साहित्य सभा नाम के एक क्लब में एक्टिव था और काफ़ी मुझे मदद मिली थी वहाँ से। और कुछ अच्छे ब्लॉग्स को फॉलो करिए, ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी और ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं, जो इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आता है, चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो। इसके अलावा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ली है। जीएस के लिए, पोल साइंस के लिए मेंस के बाद ली थी, मेंस से पहले 25% ली थी। तो इसके लिए क्या किया जाए, मैं insightsonindia.com और IAS बाबा पर बहुत एक्टिव था, वहाँ पे आंसर्स लिखता था। अगर आंसर लिखता भी नहीं था, हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो कई बार फ़ोटो खींच के डाल देता था या फिर बाकी जो लोग थे उनके आंसर लिखते थे। वहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप खुद आंसर लिखते हो तो साथ में 10 लोग भी लिखते हैं, उसमें से 5 आपसे अच्छे होते हैं, 5 आपसे ख़राब होते हैं और आपको क्लियर अंतर पता चलता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ख़राब है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, जो कि शायद टेस्ट सीरीज में नहीं आती, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। किसी भी अच्छी रिव्यूज वाली किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो। एक टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसे एक फॉर्मल एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने समय की कमी के कारण ज्वाइन नहीं कर पाया था। और जो कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना, जैसे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा कोई भी अखबार कृपया करके ना पढ़ना। ये सारे अखबार बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज देते हैं, हिंदी के बाकी अखबार, जो कि सिविल सर्विस के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। आपको इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो इन वेबसाइट्स पे जाइए या फिर आप किसी कोचिंग का करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़िए। जैसे जीएस स्कोर का मैंने 1-2 महीने का पढ़ा था, कुछ चीज़ें मैं अखबार तब नहीं पढ़ पाया था, तो वो आप पढ़ सकते हैं। विजन का भी काफ़ी अच्छा है, वो भी पढ़ सकते हैं। और एक कोचिंग नहीं करने वाले लोगों के लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, आपके अगर बेसिक्स अच्छे हैं तो। अगर बेसिक्स अच्छे नहीं है तो कोचिंग कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और लेकिन मृणाल के जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं, इकोनॉमिक्स के लिए वो नए डाल रहे हैं 2017 के हिसाब से, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं उनको वास्तव में दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वहीं से मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तैयार की थी। और राज्यसभा टीवी के डिस्कशंस यूट्यूब पे जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना सब लोग, कि राज्यसभा टीवी के जो डिस्कशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चीज़ों को आपकी पर्सनालिटी में इंटरलाइज कर देते हैं ऑटोमेटिकली, जब आप बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे विशेषज्ञ लोगों को सुनते हैं। और ये चीज़ आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में, आपकी पर्सनैलिटी में दिखती है। कई लोग गांव में चले जाते हैं छुट्टियां मनाने, तो वहाँ पे टीवी या इंटरनेट नहीं होता है, तो ऑल इंडिया रेडियो सुन सकते हैं। कई बार मैं खेतों में गांव जाता था तो ऑल इंडिया रेडियो सुनता था और उससे 1-2 सवाल मेंस में ज़रूर आए थे। तो बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज बता देना चाहता हूँ। हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में भूलने की समस्या होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो हिस्ट्री को एक पिक्चर या एक वीडियो के जरिए पढ़ें तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए 2 टीवी सीरीज हैं। एक डीडी नेशनल की टीवी सीरीज है भारत एक खोज, जो नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पर आधारित है, बहुत सही है। उसमें जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसको देखना कि किस तरह से हो रहा है और उसका जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू है वो पकड़ने की कोशिश करना।
और उसके अलावा जो आज़ादी के बाद का भारत है उसके लिए प्रधानमंत्री सीरीज ABP न्यूज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिबेट है उसके लिए संविधान एक राज्यसभा टीवी की वो है, वो पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बुक है तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास की NCR तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास की बुक, उसमें बहुत अच्छा क्रोनोलॉजी वाइज ऑर्डर से चीज़ें दी हुई हैं। ये सब करने के बाद नई NCERT, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नई NCERT हिस्ट्री के लिए सही नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो अच्छी हैं कि अगर आपने ये पिछली 2-3 चीज़ें कर ली हैं तो उसके बाद जिस तरह से वो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें आर्ट एंड कल्चर और बाकी चीज़ें काम में आती हैं। जैसे पिछले साल में इसमें 2-3 सवाल थे, अरगट्टा, मागध और बंजारा, ये सब नई NCERT में दिए हुए थे और 6वीं-7वीं क्लास में ही थे, तो ये पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कॉलेज में हैं तो अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो वो फील लेने के लिए इंडिया आफ्टर गांधी जैसी बुक पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी है ये। और आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद का भारत और जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसके लिए लोग इस विपिन चंद्रा को मैं रिकमेंड करूंगा स्पेक्ट्रम के ऊपर। स्पेक्ट्रम में चीज़ें फैक्ट अच्छे लिखे हुए हैं लेकिन उनको हम याद नहीं कर पाते, जबकि विपिन चंद्रा में एक स्टोरी के तौर पे चीज़ें हैं जो कि हमको बिना कोचिंग लेने वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे चीज़ें अपने दिमाग में अटकी रहती हैं जो कि महत्वपूर्ण है। और पॉलिटी के लिए सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, लेकिन पॉलिटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है अपने आप में, तो उसकी टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पे चाहूँगा कि अगर आप अपने किसी दोस्त से अच्छे से डिस्कस करिए आर्टिकल वगैरह। अगर आपका पॉलिटी में कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है तो इस सेक्शन के लिए आप कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी इसके अच्छे लेक्चर्स अभी तक अवेलेबल नहीं करवाए हैं किसी ने, तो क्योंकि और ये टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसके लिए आप कोचिंग कर सकते हैं। और इसमें 2-3 चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप जो DPSP कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब आपको याद होनी चाहिए और इनका जगह जगह पर बार बार आपको अपने आंसर्स में डालना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि इसको चीज़ें पता हैं और इसको एनालिटिकल और चीज़ों को जोड़कर सोचने की क्षमता इसके अंदर है। अभी इस साल जो GS2 का पेपर था उसमें 3-4 सवाल थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की नेचर या फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल आए थे, तो कई लोगों को लग रहा था कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इसमें थोड़ा एज है। तो उसका एक समाधान ये है कि इग्नू की कुछ बुक्स हैं जिसमें सोशल मूवमेंट्स ये सब अच्छे से दिया हुआ है, तो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के दौरान उनको पढ़ा था, OP गाबा बुक आती है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, उसके लास्ट के 3 चैप्टर हैं 26, 27, 28 शायद, वो तीनों पढ़ सकते हैं। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने वाला कंटेंट वहाँ पे था। ज्योग्राफी के लिए केवल और केवल 6वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT और मोरनाल के लेक्चर्स, ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस मैप्स और एटलस थोड़ा देख लेना प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमिक्स अगेन मोरनाल लेक्चर, और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे लोग डरे रहते हैं कि बहुत फैक्ट हैं, ये है इकोनॉमिक सर्वे है, तो इन सब का एक सॉल्यूशन मैंने ये जुगाड़ा था कि 30-35 आप फैक्ट रट लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट GDP इन सब के ऊपर, और उन फैक्ट्स को रिवाइज करते रहिए वीकली, मंथली या 15 दिन पर, और उनको अपने आंसर्स में आप उसी तरह से जिस तरह से पॉलिटी में मैंने आर्टिकल्स बताए थे उन्हीं को बार बार यूज करने की कोशिश करिए, और जैसे ही वो आपके आंसर्स में आएंगे और ऐसे फैक्ट करिए कि वो चीज़ें आप बार बार यूज कर पाएँ, जैसे किस स्कीम का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, तो ये सब आप करोगे तो आपका आंसर बेटर हो जाएगा बाकी लोगों से, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस 30-35 फैक्ट सर्वे से उठा सकते हो। सर्वे एक अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपन पढ़ सकते हैं लेकिन उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, और जब रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे और अल्टीमेटली ये समय की बर्बादी होगी। तो उसमें ये कर सकते हैं कुछ 2-4 चैप्टर जो महत्वपूर्ण है उन चैप्टर्स में समरी बना लें और उसके ऊपर 2-3 पन्ने के नोट्स बना लें और उन्हीं नोट्स को रिवाइज करें, उनको बार बार यूज करें तो काम बन जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आंसर राइटिंग की थी, इनसाइट्स और IAS बाबा, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए मैं 1-2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि मैं आंसर लिखता था वो इनसाइट्स पर बिना देखे लिखता था, IAS बाबा पर बिना देखे लिखता था। मुझे पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता था, तो बिना देखे जब आप आंसर लिखते हो तो आपको अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हैंडल करने की एक आदत हो जाती है, और जो मेंस में बहुत ज़्यादा काम आती है, वहाँ पे कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और जब उनको आप रेस्पॉन्स करना सीख जाओगे तो जर्नी आसान हो जाएगी। वरना तो ये फिर स्कूल एग्जाम हो जाएगा कि आप पढ़ के गए और वहाँ पे छाप के आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बिना देखे
आपको आंसर लिखिए, हाँ उसके बाद आप चेक करिए कि मेरे में क्या गलती थी, क्या कमियां थी। तो जो लोग टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते या जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, तो वो लोग बाज़ार से टेस्ट सीरीज खरीदें, उनको घर पे अटेम्प्ट करें पूरे 3 घंटे के टाइम में। मैंने कुछ टेस्ट किए थे, क्योंकि विजन जैसी कोचिंग बहुत महंगी टेस्ट सीरीज दे रही थी, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो, तो मैंने खुद से टेस्ट लिए थे और किया, और उसका जो मॉडल आंसर है वो देखे थे और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किए थे। ये चीज़ हेल्प की थी, तो ये काम कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग में कई लोग की पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है या पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको लेके डाउट में रहते हैं। तो मेरा कहना बस इतना है कि आप नेचुरल राइटिंग कीजिए, जहाँ पे आपको लगे कि मैं अपनी बात को पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकता हूँ तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, जहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए। एक बात यह है कि कई, हाँ, और जब कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आए तो वहाँ पे दोनों को साइड कंपैरिजन कर दें तो एग्जामिनर को बहुत सहूलियत होगी, और एग्जामिनर की सहूलियत हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको चीज़ें बहुत आसानी से दिख जाएंगी तो वो नंबर जल्दी से दे देगा और अच्छे नंबर देगा शायद। इंट्रो और बॉडी कंक्लूजन का जो मंत्र लोग बताते हैं वो मैंने फॉलो किया था, तो ये आपको शायद करना चाहिए। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था गांधी जी पे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, तो उसमें मैंने क्लियर कंपैरिजन किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लाइन खींच के अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटरकनेक्शंस होने चाहिए चीज़ों में, कि ऐसा नहीं है कि केवल चीज़ ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में ही लिख सकते हैं। इस बार तो क्वेश्चंस भी बहुत ऐसे हैं कि जिन क्वेश्चंस को GS 2 में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो GS 1 में आ गए, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब। तो ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है, इंटरकनेक्टेड स्टडीज होनी चाहिए। आर्टिकल्स, फैक्ट्स को घुमा फिरा के आपको बस आर्टिकुलेशन आना चाहिए। आर्टिकुलेशन अच्छा होगा तो बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी। एथिक्स के लिए मैंने केवल 4-5 टेस्ट पेपर किए थे, 2 GS स्कोर के थे, 2 विजन के थे, और मेरे दोस्तों के साथ डिस्कस किए थे, उनके मॉडल आंसर्स देखे थे, और तो वो चीज़ बहुत हेल्प की थी। केस स्टडीज में मैंने एक काम किया था कि मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए थे। जैसे कोई केस स्टडी है तो उस पर मैंने ये लिख दिया था कि इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, और ये ऐसे उसमें जो 4-5 इश्यूज होते हैं वो मैंने कोशिश की थी। तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर को तुरंत आइडिया लग जाता है कि इस बंदे को चीज़ें पता हैं, इसको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, तो उसको नंबर देने में थोड़ी आसानी रहती है। और उसके बाद जो कि इसमें आप क्या क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करोगे, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि सॉल्यूशन 1 जो सबसे ख़राब सॉल्यूशन है वो भी आपको देना होगा। वो अनएथिकल भी हो सकता है ख़राब सॉल्यूशन, लेकिन उसको साथ में ही रिजेक्ट कर देना है कि इसके ये कौन से, मैं इसलिए इसको एडॉप्ट नहीं करूँगा। फिर दूसरे सॉल्यूशन पे जाना है जो उसके बाद ठीक ठाक है, फिर उसके भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाने हैं। और आप जैसे ही इसको कि इसमें इसका वेटेज ज़्यादा है इसलिए इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो इस तरह से 3-4-5 स्टेप में आपको आंसर निकाल देना चाहिए। और तो ये चीज़ एथिक्स में काम करती है। और बाकी चीज़ तो एथिक्स में कि ये है कि लोग बताते हैं सुख क्या है, दुख क्या है, तो शायद ये कोचिंग से नहीं समझाया जा सकता। ये अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी का पार्ट होता है और वो अपनी आपकी राइटिंग स्किल्स पे मैटर करता है। तो दूसरी चीज़ है कि प्रैक्टिकली ऑनेस्ट आंसर लिखिए। वहाँ पे भगवान नहीं बनना है, पूर्णतः ईमानदार नहीं बनना है। उनको सिविल सर्वेंट सेलेक्ट करने हैं जो कि गिवन कंडीशंस में अपने दिमाग का और अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए मोस्ट फिजिबल और मोस्ट प्रैक्टिकल के साथ साथ एथिकल सॉल्यूशंस दे पाएँ। ये शायद UPSC की डिमांड रहती है। लेकिन एथिक्स में एक समस्या सबको है, सबको एक एहसास रहता है कि मैं एथिक्स कर सकता हूँ, और जबकि उनको आइडिया नहीं रहता कि एथिक्स में लिखना क्या। मुझको भी एक गलत एहसास था, लेकिन एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था अभिजीत सिन्हा, उसने मेरी मदद की थी और उसके डिस्कशन से मुझे पता चल गया था मेरी गलतियाँ। तो अपनी इस गलत फहमी को दूर करने के लिए किसी कोचिंग या किसी अच्छे दोस्त से एवेल्यूएट अपने आंसर्स ज़रूर करवाएं, एथिक्स के लिए ख़ास तौर पे। और एथिक्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जहाँ जहाँ डाल सकते हैं वहाँ डाल दीजिए। इंट्रोडक्शन में जो केस स्टडी या क्वेश्चन का निचोड़ लिख देना चाहिए। और एक और सॉल्यूशन मैं दूंगा, एक और सजेशन मैं दूंगा सारी GS के लिए कि जो टॉपर्स की कॉपी हैं
वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और उनमें देखिए कि इसने किस तरह से लिखा है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम की टॉपर्स की कॉपी देखिए और कि क्या चीज़ ये लिख रहे हैं और क्या चीज़ में नंबर आ रहे हैं, और जिस टॉपर के जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर हो उसकी उसी चीज़ की कॉपी देखिए। जैसे किसी के ऐसे में अच्छे हैं तो उसका ऐसे वाला पार्ट देखिए, किसी का एथिक्स अच्छा है तो उसका एथिक्स देखिए, किसी का GS1 अच्छा है तो उसका GS1 का कॉपी देखिए। एथिक्स में DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के क्वेश्चन है। लास्ट में ऐसे में मेरे 161 नंबर आए थे बिना कोई कोचिंग, बिना कोई टेस्ट सीरीज के। तो ऐसे में मैं 2-3 चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं नेचुरल ब्लॉगिंग करता हूँ तो ये राइटिंग स्किल यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। तो जो लोग हैं जिनके पास समय है वो ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने नेचुरल एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं। शुरू में आप बहुत ख़राब लिखेंगे लेकिन समय के साथ चीज़ें सही होती जाएंगी और आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आएगा। तो ऐसे में अपनी अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि कोहेरेंस होना चाहिए, एक पूरा तारतम्य फ्लो, और जो कोट्स वोट्स आप यूज करें, फैक्ट्स फिगर्स, ऐसा ना लगे कि वो बस आपको याद आते हैं आपने छाप दिए हैं, उनको ऐसे तरीके से यूज किया जाए कि बस सब कुछ एक सही मात्रा में लगे। और मैंने जो अपना ऐसे लिखा था वो ग्रीड ब्रीड और की इच्छा लोभ की जननी और लोभ नस्लें बर्बाद कर देता है, इस टॉपिक पे लिखा था पहला ऐसे। तो ये ऐसे मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा और फेसबुक पे लिंक भी शेयर कर दूंगा। ऐसे में 2-3 चीज़ें ये हैं कि ऐसे मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, सारी डायमेंशन जो आप टच कर सकते हो करने की कोशिश कीजिए कि सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफिकल, एनवायरनमेंटल, इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में चीज़ों को देखना है, साइंटिफिकली और माइथोलॉजिकली भी आपको देखना है। कुछ थिंकर्स, फिलोसफर जिनका यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर ऐसे में, उनका यूज करना चाहिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कुछ इकोनॉमिक के फैक्ट्स, ये सब जहाँ जहाँ यूज हो सकते हैं यूज कीजिए, लेकिन उनको थोपिए मत, एक कोहेरेंस के साथ यूज कीजिए। तो ये चीज़ें ऐसे में काम आती हैं। और ऐसे में ये है कि आपको ऐसे टू द पॉइंट होना चाहिए। ये टू द पॉइंट वाली जो चीज़ें मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ खास तौर पे प्रॉब्लम होती है कि वो क्वेश्चन कुछ पूछते हैं और आंसर, क्वेश्चन एग्जैक्टली आंसर पे ना लिख के उसके आसपास की चीज़ें लिख देते हैं, उसमें शायद नंबर नहीं मिलते हैं। जैसे लोकतंत्र और सोशल मीडिया पर अगर ऐसे लिखने को आएगा तो लोग एक पेज में लोकतंत्र की डेफिनेशन लिखेंगे, उस पर जो थिंकर्स विंकर्स हैं वो लिख देंगे, फिर सोशल मीडिया के पूरा वर्णन कर देंगे, प्रकार वगैरह लिख देंगे, जबकि वो लिखना नहीं है। लोकतंत्र और सोशल मीडिया के बीच में क्या संबंध है उस पर हमको ऐसे लिखना है, तो वो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। जैसे जो ऐसे इस बार आया था उसमें ये था कि मैंने टॉपिक बताया, उस पर मैंने यहाँ से शुरू किया था कि 262 साल पहले, ईसा से 262 साल पहले की बात है कि कलिंग का युद्ध चल रहा था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उस बर्बादी का कारण था सम्राट अशोक की एक इच्छा कि मेरा बड़ा राज्य हो। तो उसने बहुत सारी नस्लें बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसी समय पर, उसी जगह पर महात्मा बुद्ध के संदेश उस फिजा में गूंज रहे थे और उसमें वो बोल रहे थे कि अपरिग्रह का सिद्धांत, ज़्यादा संग्रह मत करो। और सम्राट अशोक ने उन चीज़ों पर बाद में ध्यान दिया और वही सम्राट अशोक महान कहलाए। तो इस ऐसे में मैंने जो टॉपिक था उस पूरे का एक सार लिख दिया था, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में ऐसे जाने वाला है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और कोर्ट्स, ये सब तो आप कर ही दोगे। हिंदी वालों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि वो कई कवियों को, इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो करिए। मैंने रामधारी सिंह दिनकर को कोट किया था, कबीरदास जी को कोट किया था और 1-2 चीज़ और की थी। करंट अफेयर्स के लिए हिंदी मीडियम में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसके लिए सबसे हिंदी का कोई भी अखबार मत पढ़िए, केवल दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को छोड़ के। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की तैयारी कीजिए। और जो लोग कॉलेज में हैं वो इस हैबिट को डेवलप कीजिए, 1 साल में आराम से हो जाएगा। एक और सॉल्यूशन, आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके, जैसे हिंदू की हुई, इंडियन एक्सप्रेस की हुई, डायरेक्टली वो खबर और ये वो एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। और द क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन आता है, IM ट्रांसलेटर। उस ट्रांसलेटर जैसे ही उस शब्द उसको इंस्टॉल कीजिए और उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस शब्द का तुरंत आपको हिंदी मीनिंग पता चल जाएगा। तमिल, तेलुगु सारी भाषा में वो अवेलेबल है, तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहता है। और करंट अफेयर्स मैगजीन्स आप ले सकते हो, जिसमें आप करंट अफेयर्स के नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाएंगे। मेरी ये इतनी मोटी कॉपी है, इतनी मोटी कॉपी एक और थी, उसी में मेरे नोट्स थे केवल।
करंट अफेयर्स के। तो चीज़ों का आत्मसात करने की कोशिश कीजिए और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो, इनसाइट्स ऑन इंडिया, IAS बाबा, GS स्कोर की साइट, विजन के करंट अफेयर्स, ये सब कीजिए। हिंदी मीडियम में राज्यसभा टीवी के जो डिस्कशंस होते हैं, देश देशांतर, सरोकार और साइंस का भी आता है, तो ये सब देखिए और ये सब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, कई कोचिंग्स की बहुत रंग बिरंगी मैगजीन्स हैं और उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप कंटेंट किसी इंग्लिश मीडियम की कोचिंग की मैगजीन पढ़ेंगे तो शायद बेटर रहेगा। नोट मेकिंग, बल्कि नोट्स नहीं बनाने और चीज़ों को हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस में तैयार करने की कोशिश की बजाय वर्टिकल के। UPSC चाहता है कि जो छात्र है उसको चीज़ें हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा पता हों, उनको एक्सपर्ट लोग नहीं चाहिए। वर्टिकल के लिए फिर वो कोई और सॉल्यूशन, वर्टिकल नहीं चाहिए होता है ज़्यादा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। और माइंड मैप के जरिए आप पढ़ सकते हो, किसी टॉपिक की 10 डायमेंशंस बना के, वो माइंड मैप बहुत मददगार होते हैं। इसके लिए इनसाइट्स और IAS बाबा पे माइंड मैप हैं, वो काफ़ी मदद करते हैं। और प्रीलिम्स के लिए मैंने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उनके जो आंसर्स थे वो देखे थे। उनकी जो प्रीलिम्स में हिंदी मीडियम के लोग एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा एक्यूरेसी से ज़्यादा थोड़ी रिस्क लेंगे तो शायद बढ़िया रहेगा। एलिमिनेशन ट्रिक्स का यूज किया जाना चाहिए। जैसे इस बार एक सवाल आया था मालविकाग्नि मित्रम, उसका आंसर था कि सुंग डायनेस्टी के राजा के बेटे की कुछ लव स्टोरी के ऊपर था। तो ऐसे आंसर्स को दूर करने के लिए, ऐसे आंसर्स को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए कि जैसे सुंग डायनेस्टी के बाद ही कालिदास आए थे, उस टाइम पे संस्कृत में लिखा जा रहा था सुंग राजा के बेटे का नाम अग्निमित्र था, ये हमने स्कूल में कभी पढ़ा था 6वीं 7वीं में। तो उसके बाद मैंने आंसर लगाया कि शायद यही आंसर होगा, जो कि सही था। इसी तरह एक सवाल हमारे राजस्थान के RAS के एग्ज़ाम में आया था कि नॉर्वे के साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने एक डील, कुछ समझौता किया है और वो समझौता किस टॉपिक पे है। तो उसमें ऑप्शंस थे कि गर्भवती महिलाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, और एक था राजस्थान में मरुस्थल की समस्या को दूर करने के लिए या कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए। 4 ऑप्शंस थे। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि नॉर्वे के साथ राजस्थान गवर्नमेंट क्यों समझौता करेगी। अगर पैसा लाना है तो किसी और देश से भी ला सकते हैं। तो नॉर्वे की क्या खासियत है? नॉर्वे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे है। तो और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किससे जापा जाता है? मोर्टेलिटी रेट से, MMR से, तो IMR से। और तो इसलिए मुझे लग रहा था शायद गर्भवती महिलाओं के लिए आंसर हो सकता है, जो कि सही आंसर था। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन और चीज़ों को इंटरकनेक्टेड तरीके से पढ़ेंगे तो मदद करेगी। मैं प्रीलिम्स के लिए और स्ट्रेटजी बता सकता हूँ अपनी फेसबुक पे, अभी यहाँ पे समय कम है। और जैसे हाँ, कई ऑप्शंस जो होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है और वो बंगाल के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो उसमें जो बाकी नाम है, मान ले कोई मराठी नाम है, मान ले कोई तेलुगु नाम है, तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं होंगे, तो उनको आप कटा सकते हो बहुत आसानी से। तो और क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करना कि ये चीज़ पहले हो सकती है, बाद में नहीं होगी, या ये बाद में है पहले नहीं होगी। लास्ट में पॉलिटिकल साइंस में केवल 1.5 महीने पढ़ा था और यहीं पे पीयूष चौबे सर, इसी क्लासरूम में पीयूष चौबे सर के पास एक मैंने कोचिंग की थी, उन्होंने कुछ सेलेक्टेड एरियाज बताए थे, वहाँ से मैंने चीज़ें की थी। तो पॉलिटिकल साइंस में IGP जो पहला सेक्शन है, उसके लिए मैंने जो इंडियन थिंकर्स हैं वो इग्नू से पढ़े थे, काफ़ी बहुत अच्छी बुक है, इग्नू से आपको पढ़ना है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए OP गाबा, और बाकी जो थ्योरीज है उनके लिए OP गाबा बहुत अच्छी बुक है। तो ये सब मैंने किया था, लेकिन इसमें आंसर राइटिंग में ये है कि एग्जैक्ट कोट, एग्जैक्ट बातें लिखनी है, हमको खुद के हिसाब से थिंकर्स को या जो फिलोसफर्स हैं उनको इंटरप्रेट नहीं करना है। इसका कारण ये है कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनकी बातों को खुद की भाषा में लिख पाएँ। जो स्कॉलर्स लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर जो लिखा है वही हमें लिखना है। तो ये है। और कोचिंग के क्लास नोट्स इंग्लिश वालों की बहुत अच्छे हैं। हिंदी की कोचिंग से मैं बोर हो गया था पोल साइंस में 2 दिन में ही। और IGP के लिए BL फाड़िया लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें केवल फैक्ट्स को पढ़िए, बाकी चीज़ों को पढ़िए मत। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि इंडियन पॉलिटिक्स इज प्लेड अराउंड इट्स डाइवर्सिटी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें कास्ट, रिलीजन की जो डाइवर्सिटी है इसके बारे में बात कर रहा था। तो इसमें हमें खुद की बातें नहीं लिखनी है, ये चीज़ें लिखनी है कि
योगेंद्र यादव ये बोलते हैं, प्रताप भानु मेहता ये बोलते हैं, कास्ट के बारे में रजनी कोठारी ये बोलते हैं। तो उनकी जो कोट्स हैं वो यूज करने हैं, खुद की बातें कुछ मन की बात यहाँ पे नहीं करनी है। इग्नू बहुत अच्छी बुक है आईजीपी के लिए, सोशल मूवमेंट, इन सब के लिए। और साइट्स मैं बता रहा हूँ CSDS, IDSA और ORF, इनमें कुछ आर्टिकल्स हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पेपर 2 के लिए, IR थ्योरी के लिए एग्जैक्टली कोट्स लिखने होंगे, इसके लिए इग्नू बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा कोचिंग के नोट्स काम आ सकते हैं, सुब्रा रंजन मैम के, पीयूष सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। और OP गावा बुक, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ चैप्टर्स OP गावा के ठीक है, वो पढ़ने चाहिए। वैसे ही मैंने सेलेक्टिवली स्टडी की थी, तो इस सेक्शन को जनरली मैंने छोड़ा था और मेरे नंबर भी इस पेपर में थोड़े कम आए हैं। इस कारण IR में VN खन्ना और जो करंट न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, इनके लिए वर्ल्ड फोकस, VN खन्ना मैंने बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन 2006-07 तक की है। बाकी की चीज़ें आपको करनी होंगी। कुछ थिंकर्स हैं जैसे C राजा मोहन और ब्रह्म चेलानी, इन सब के बारे के जो कोट्स हैं वो आपको लिखने होंगे। और GS वाले फंडे, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो GS वाली चीज़ें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और थ्योरी से, जो IR की थ्योरीज होती हैं, उनसे चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस में मैंने रियलिज्म यूज किया था, कहीं पर मैंने जहाँ पे आइडियलिज्म फिट हो रहा था तो मैंने आइडियलिज्म से इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझाने की कोशिश की थी। 2-3 चीज़ें हैं कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या गलतियाँ हमको नहीं करनी है लास्ट में, कि हमको हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपने आप पर आत्मविश्वास रखो। इस की तैयारी के लिए आने का मतलब है कि आपने जब ओखली में सर दे दिया है तो मूसलों से नहीं डरना है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। और जो हिंदी की कोचिंग्स में बहुत सारे मठाधीश हैं, वो ये बोलते हैं कि सबसे अंकदायी विषय ये सब वो सब, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से विषय लीजिए। हाँ, आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हो तो आप कोई भी विषय ले सकते हो, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, अच्छे ही नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल नहीं डरना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए, ज़बरदस्ती कोई भी विषय फॉलो नहीं कर, कोई भी ऑप्शनल नहीं चूज कीजिए। ऑनलाइन साइट्स पे जाइए, अपना समय वहाँ पे दीजिए और बाकी चीज़ों से फेसबुक पे फालतू चीज़ों से दूर रहिए, उनको काम के लिए यूटिलाइज कीजिए। अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो बाकी चीज़ें मैंने बताई वैसे करेंगे तो कोचिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगली बार ये ना सोचें कि इस बार केवल प्री निकालना, अगली बार मेंस निकालेंगे, इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं होता है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ द बेस्ट अटैम्प्ट, उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट, बाद में आप खुद आत्मविश्वास खो देते हो, इतनी सारी किताबें घर में ले आते हो कि खुद को समझ में नहीं आता क्या पढूं क्या ना पढूं, और बहुत जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अपनी जो सारी ऊर्जा है वो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में लगा दो, और इसमें आपके निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। कई लोग कहते हैं कि IAS है, IAS बहुत हुआ हो जाता है कि बहुत बड़ी नौकरी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कि एग्ज़ाम ये बहुत सरल एग्ज़ाम है, अगर आप स्ट्रेटेजी सही रखते हो तो बस। बहुत सारी किताबें नहीं रखनी है, केवल 1-1, 2-2 किताबें पढ़नी है हर सब्जेक्ट के लिए। केवल राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी बिना सोचे आपको राइटिंग लिखनी है, मतलब बिना देखे राइटिंग करनी है, सोच के तो लिखनी है पर बिना पहले पढ़ना नहीं है। नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, वो छोटे से छोटे मिनिमाइज नोट्स में होने चाहिए, और उनको सजा के नहीं रखना है, केवल उनमें काम की चीज़ें हों, उनको पढ़ते रहो। और हिंदी न्यूज़पेपर्स कृपया करके ना पढ़ें, केवल दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को छोड़ के। मेहनत की इसमें बिल्कुल ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि 6 से 7 पढ़ना चाहिए, सुबह ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपकी जो सूट करता है उस हिसाब से करना चाहिए आपको। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टाइम टेबल, अब जैसे मेरा होता है कि मैं एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन एक रात में मैं 4 बजे तक जाग के पूरे 7 दिन के राज्यसभा TV के वीडियो देख डाले। 3 दिन तक अखबार नहीं पढ़ा तो एक दिन में 3 दिन के अखबार ख़त्म कर डाले। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप टाइम के शेड्यूल में नहीं चल सकते तो ये तरीका सही है, और शेड्यूल में चल सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो खुद से, सब सोचो कि मेहनत करो, भगवान अपने आप फल देगा। और फालतू चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दो कि कुछ बाबा टाइप के लोग होते हैं, 4-5 अटैम्प्ट दिए होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। इंटरव्यू के लिए मैं बाद में कुछ बता दूंगा, अभी इंटरव्यू का बताने का टाइम नहीं है। प्रीलिम्स के लिए आपको एलिमिनेशन स्ट्रेटजी मैंने बताई है। बाकी यही है कि ऑल द बेस्ट, और कि जिन लोगों का इस बार नहीं हुआ है उनसे बस इतना कहना है कि आज काली रात है तो कल रोशनी होगी सुबह की, इंतज़ार करिए, बस मेहनत कीजिए। और एक आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मेरा ब्लॉग पे मैं अपना ऐसे डाल दूँगा, बाकी स्ट्रेटजी बची हुई है वो डाल दूँगा। और यही कि रामधारी सिंह दिनकर के इस कोट के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि यह अरण्य झुरमुट जो कांटे, अपनी राह बना ले,
कृतदास ये नहीं किसी का जो चाहे अपना ले, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, यह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो चरण रोप के निर्भय होकर लड़िए, आपकी विजय होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।